जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो आईसीटी का ये समझो अब 3-4 क्लास और बनेंगी, उसके बाद हमारा आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डीआई। डीआई में हम मैथ को भी कवर कर लेंगे और डीआई भी कंप्लीट करवा देंगे। तो आज हो गई 7 जून। जून में मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। साथ ही साथ जून के महीने में यूनिट वाइज तरीके से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा। और 15-20 दिन का आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा बार बार इन चीज़ों को रिपीट करने के लिए। जो मैं यूनिट कंप्लीट करवा चुका उनको प्लीज़ आप बिल्कुल रिपीट करते रहें, उनका बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहें। रीजनिंग मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग करवा दिया, इसके अलावा एनवायरनमेंट हो गया हमारा, और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया हमारा। अब छोटी छोटी पोर्शन बचा हुआ है। इंटरनेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे बचेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, देखो इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका की सेना ने की थी। युद्ध की स्थिति में संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इंटरनेट का निर्माण किया गया था। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका ने की थी और अमेरिका की सेना के द्वारा किया गया था। और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि इमरजेंसी के दौरान आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, जब युद्ध हो जाते हैं तो युद्ध की स्थिति में क्या होता है, हर तरीके से आपस में बातें नहीं हो पाती। और सबसे मेन कारण क्या होता है कि जब युद्ध हो जाता है ना, तो युद्ध की स्थिति में बहुत रिसेंटली तरीके से बातें करना, बहुत ही जल्दी में बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भाई कोई भी डिसीजन लेना है तो एक तो डिसीजन आप पैदल जाके लेके आओ, या फिर आप एक ऐसे मीडियम से लो, लेटर लिख के भेजो, 10 दिन बाद भी लेटर पहुंच रहा है। और एक तुरंत लो। भाई इस साइड सपोज डेट युद्ध चल रहा है, ठीक है, और इस देश के पास सपोज डेट सैनिक कम पड़ गए और इस देश ने सैनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में बुला लिए। अब इस सेना को कहना है, इस देश की सेना को आगे गवर्नमेंट ऑफिस में कहना है कि भाई और भी तुम सेना भेजो हमारे पास, यहाँ पर सेना बहुत कम हो गई। अब यदि इंटरनेट नहीं होगा तो सिचुएशन क्या होगी, ये लोग या तो कोई कबूतर भेजेंगे, या फिर ये लोग क्या करेंगे, डाक भेजेंगे, या फिर ये लोग क्या करेंगे, पैदल चलेंगे या फिर गाड़ी से चलेंगे। तो 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। सपोज डैट 1 दिन का टाइम लगा, ठीक है। 1 दिन में वहां सूचना पहुंचेगी, 1 दिन में फिर वापस यहां से सूचना यहां पहुंचेगी, वापस सेना के पास पहुंचेगी। ठीक है, 2 दिन में भाई साहब ये सेना ना पूरा पूरा पार्टियां साफ कर देगी इस देश का, इस सेना का। ठीक है, और यदि टेलीफोन की इंटरनेट की वजह से क्या हुआ, 1 मिनट में सेना ने अपनी सारी सिचुएशन किनको बता दी, ऑफिस वालों को बता दी। अगले 1 मिनट में इन्होंने क्या कर दिया, वापस इसको रिप्लाई दे दिया। 2 मिनट में सारा काम हो गया। हम बातें करते हैं, बातें करके उन्होंने 2 मिनट में 1 मिनट में सारी बातें कर ली। जो काम विदाउट इंटरनेट कम से कम 1 से 2 दिन में हो रहा है, इंटरनेट की वजह से वो काम मात्र 1 मिनट में हो गया। तो इसीलिए इसी वजह से इंटरनेट की शुरुआत की गई थी अमेरिका की सेना के लिए, और अमेरिका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग की अपरा का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अपरानेट का प्रारंभ किया। अपरानेट का उद्देश्य आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित करना था। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग की एक अपरा कंपनी थी। अपरा का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अपरानेट का प्रारंभ किया था। अपरानेट का उद्देश्य था आपातकालीन स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित करना, इमरजेंसी की कंडीशन में आपस में कम्युनिकेट कर पाना। 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एनएसएफ ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटर्स को जोड़कर एक एनएसएफ नेट को तैयार किया। यह पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिसमें इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1980 में एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ स्पीड कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा। ठीक है, और उन स्पीड वाले कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर उसने क्या किया, एक नेटवर्क तैयार किया, और उस नेटवर्क का नाम था एनएसएफ नेट। और यह पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिसने इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग किया है।
1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN की स्थापना की गई। NREN का मुख्य उद्देश्य शोध एवं शिक्षा से संबंधित सूचनाओं के संप्रेषण के लिए हाई नेट स्पीड नेटवर्क को विकसित करना था। 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क की स्थापना की गई, मतलब NREN की स्थापना की गई। NREN का सबसे मेन उद्देश्य था शोध, रिसर्च एवं शिक्षा से संबंधित सूचनाओं के संप्रेषण के लिए एक हाई स्पीड का नेटवर्क जनरेट करना। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहा जाता है। जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1995 में किया गया था। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया था विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। कब? 15 अगस्त 1995 को। ज़्यादातर इंटरनेट सेवा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करती है। जब कार्य कंप्यूटर फाइल रिसीव कर रहा होता है, जब कोई कंप्यूटर फाइल रिसीव कर रहा होता है तो क्लाइंट कहलाता है, तथा जब वह फाइल सेंड कर रहा होता है तो वह सर्वर बन जाता है। भाई जितने भी इंटरनेट सेवा हैं, जितने भी इंटरनेट सर्विस सेंटर हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? क्लाइंट सर्वर के रूप में काम करते हैं। क्लाइंट का मतलब होता है खरीदने वाला, ठीक है, और सर्वर का मतलब होता है बेचने वाला। यहाँ पर सर्वर का मतलब है बेचने वाला। जैसे हम दुकान पर क्लाइंट बनकर जाते हैं, हम क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं। तो दुकान से क्या हो रहा है? सामान निकल रहा है। दुकान से सामान क्या किया जा रहा है? रिसीव किया जा रहा है। किसके द्वारा? क्लाइंट के द्वारा, ठीक है। और दुकान से सामान निकल रहा है, सामान सेंड किया जा रहा है किसके द्वारा? दुकान वाले के द्वारा या दुकानदार के द्वारा। तो वहाँ पर क्या है? दुकानदार है जो किसके रूप में काम कर रहा है? सर्वर के रूप में। और जो खरीदने वाला है वो किसके रूप में काम कर रहा है? क्लाइंट के रूप में। तो जो नेटवर्क इंटरनेट होता है ना, वो क्लाइंट सर्वर के मॉडल पर काम करता है। यहाँ पर जो फाइल को रिसीव करते हैं, जिनको फाइल मिलती है, हमने मैसेज सेंड किया, तो सेंड किसने किया? हमने किया। तो हम क्या है? सर्वर। जिसको मिली, जिसने रिसीव किया, वो क्या है? क्लाइंट है, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ने के कुछ माध्यम हैं, कुछ ऐसे मीडियम हैं जिनका उपयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। जैसे डायल अप कनेक्शन है, DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल है, उपग्रह मोडेम है और ISDN है। ये सारे के सारे 6 ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए? इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इनको हम बिल्कुल आगे पढ़ेंगे। डायल अप कनेक्शन क्या होता है, DSL क्या होता है, केबल क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, मोडेम क्या होता है और ISDN क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ इंटरनेट टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो कनेक्शन जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हम इंटरनेट से किस किस तरीके से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंटरनेट को चलाने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सामान्यतः 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है इंटरनेट सेवा, दूसरा होता है मोडेम और तीसरा होता है वेब ब्राउज़र। इंटरनेट सेवा है, मोडेम है और वेब ब्राउज़र है। इन तीनों का उपयोग किया जाता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो 3 शब्द तो यहाँ पर जुड़ गए, इंटरनेट सेवा, मोडेम और वेब ब्राउज़र, और 6 शब्द ये हो गए। अब इन 9 के 9 शब्दों को मैं एक साथ समझा देता हूँ आपको, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं डायल अप कनेक्शन। इसको DUC बोलते हैं, DUC बोलते हैं, डायल अप कनेक्शन। डायल अप एक सेवा है। क्या है? एक सेवा है जो एक मानक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। DUC डायल अप कनेक्शन क्या है? यह एक मानक है, स्टैंडर्ड है, जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से
इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जो डायल अप कनेक्शन है वो क्या है, एक सेवा है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से क्या करता है, इंटरनेट को कनेक्टिविटी प्रदान करता है, इंटरनेट को जोड़ने का काम करता है। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है। जो टेलीफोन लाइन, आप आजकल देखो विदाउट टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। हम अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं, कहीं कोई वायर नहीं बिछी हुई, सारा सब कुछ सैटेलाइट के माध्यम से काम हो रहा है। आप पहले के टाइम में जाओ जब केबल बिछती थी और केबल के माध्यम से नेट चलता था। हाँ, फाइबर नेट है जो केबल के माध्यम से चलता है, लेकिन वो DUC में नहीं आता है, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो डायल अप कनेक्शन है जो आमतौर पर बहुत ही धीमी गति से इंटरनेट कनेक्शन है, बहुत ही धीमी गति से चलता है। इसमें कंप्यूटर को जोड़ने के लिए फ़ोन की लाइन का प्रयोग किया जाता था, टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता था। उस टाइम आपको ध्यान नहीं होगा, और यदि है तो आप याद करो, आपके या आपके गांव में, आपके घर में, आपके गांव में इंटरनेट के लिए टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता था। टेलीफोन लाइन होती थी और घर में एक मॉडर्न सा एक बक्सा सा डब्बा सा रखे जाते थे वो, और उससे हमारा टेलीफोन जुड़ा हुआ था और उसी के माध्यम से नेट चलता था। ठीक है, तो जो DUC होता है, डायल अप कनेक्शन होता है, इसमें इंटरनेट के लिए या इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं DSL के बारे में, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन के बारे में। अब ये DSL क्या है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन क्या है? यह सेवा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। क्या है? एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब भी देखो, DUC और DSL, इन दोनों में मैं अंतर बताता हूँ। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने DUC में बताया, डायल अप कनेक्शन में बताया कि उसमें टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता था, और वहीं पर आपने दूसरी बात बताई कि DUC की जो इंटरनेट स्पीड है ना, वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम जब लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या फिर हम जब वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो वाईफाई की स्पीड तो बहुत हाई होती है, और वो नेट भी एक किससे जुड़ा होता है, लाइन से जुड़ा होता है, केबल से जुड़ा होता है। ठीक है, देखो भाई लोगों, दोनों में अंतर है। जो हम नेट वाईफाई के रूप में यूज करते हैं या हॉटस्पॉट के रूप में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन। क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं। उसमें टेलीफोन लाइन का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें फाइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन में फाइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है ये, इसमें टेलीफोन लाइन का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि जो DUC या डायल अप कनेक्शन है, उसमें टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता था। फिलहाल में DUC का उपयोग है जो बिल्कुल नाम मात्र होता जा रहा है। ठीक है, यह डायल अप से अधिक तेज है। DSL फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। देखो उसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, उसमें टेलीफोन लाइन है, इसमें भी टेलीफोन लाइन है, लेकिन इसमें जो लाइन है ना, उसको फाइबर लाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन के अंदर जो लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम सामान्यतः फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। यह प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस POTS पर आधारित है, जो मूलतः कॉपर का तार होता है। जो DSL है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है, वो पोर्टस के नियम पर आधारित है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। ठीक है, और ये जो प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस है, जो पोर्टस है, वो कॉपर का बना हुआ होता है, एक कॉपर का तार होता है। DSL दो प्रकार का होता है। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है जो दो तरीके से काम करता है। एक ADSL है जिसको हम एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन बोलते हैं, और दूसरा होता है SDSL जिसको हम बोलते हैं सिनेमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। एक होता है ADSL, एक होता है SDSL। ADSL का फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, और SDSL का फुल फॉर्म होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं ADSL के बारे में। इसकी बैंड विड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। ADSL और SDSL में सबसे बड़ा अंतर यही है कि ADSL की जो बैंड विड्थ है वो दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है, जबकि SDSL की जो बैंड विड्थ है वो दोनों दिशाओं में क्या होती है? बिल्कुल एक होती है।
ADSL में बैंडविड्थ की जो दिशा होती है वो दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है, जबकि SDSL में बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में एक होता है। यह डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र के लिए बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा देता है, जिसके कारण डाउनलोड की गति कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, जो ADSL है उसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र के लिए बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हम बात करते हैं SDSL। इसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में एक ही होती है और इसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों ही डाटा ट्रांसफ़र की गति समान होती है। ध्यान रखना, ADSL में डाटा डाउनलोडिंग की जो स्पीड होती है वो ट्रांसफरिंग की स्पीड की तुलना में अधिक होती है। ADSL में क्या होता है, जो डाउनलोड करने की स्पीड है ना वो ट्रांसफ़र करने की स्पीड की तुलना में ज़्यादा होती है, जबकि SDSL में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, सॉरी ट्रांसफरिंग नहीं अपलोडिंग, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आप ज़्यादा मत याद करो, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ADSL का एक तो ये याद करना है कि ADSL की बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है, जबकि SDSL की बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में एक होती है। ADSL की जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो SDSL की तुलना में ज़्यादा होती है। ADS की डाउनलोडिंग स्पीड SDSL की तुलना में ज़्यादा क्यों होती है? उसका कारण होता है ये फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा देना, बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज के कारण। ठीक है, और एक सबसे बड़ा अंतर ये भी याद रख लेना है कि SDSL में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, ठीक है, और ट्रांसफ़र, इन तीनों की गति क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। जबकि ADSL में क्या होता है, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और ट्रांसफ़र, इन दोनों की गति अलग अलग होती है। अपलोड कर लो, डाउनलोड कर लो, बात एक ही हो रही है। तो जो SDSL है ना उसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग एक फैक्टर और ट्रांसफ़र करना दूसरा फैक्टर, इन दोनों की गति क्या होती है? एक समान होती है। लेकिन ADSL में क्या होता है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग की स्पीड अलग होती है, जबकि ट्रांसफ़र करने की स्पीड अलग होती है। ठीक है, उसके बाद केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। यह उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां केबल टीवी होता है। केबल टीवी में क्या होता है? केबल का मतलब क्या होता है? केबल आप जानते हो ना, केबल जानते होंगे ना। सामान्यतः केबल का उपयोग हम लाइट के लिए करते हैं। अपने घरों तक जो भी लाइट आ रही है ना, ट्रांसफार्मर से अपने घर तक लाइट आ रही है केबल के माध्यम से। हमारा घर में बहुत सारी जगह हम केबल का उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट में भी केबल बिछाई जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत मोटे मोटे तार पड़े हो रहते हैं रोड के साइड में, वो क्या होते हैं? केबल, इंटरनेट वाले तार होते हैं, वो बहुत मोटे मोटे वाले। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, यदि आपने वाईफाई का कनेक्शन लिया है कभी, जिसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं, वो लिया है, तो उसमें भी केबल बिछा के जाते हैं। ठीक है, और जिसको फाइबर बोलते हैं, ध्यान रखना। और तो वो क्या होता है? केबल होता है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट को जोड़ने के लिए किया जाता है, इंटरनेट की सुविधा देने के लिए किया जाता है। और सामान्यतः यह केवल उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पर केबल टीवी कनेक्शन का उपलब्ध होता है। कौन सा? केबल टीवी होता है। केबल टीवी का मतलब क्या? देखो ध्यान रखना, केबल टीवी नहीं समझना है आपको, केबल टीवी बोल रहा हूँ मैं, केबल टीवी। पुराने टाइप का टीवी हो जो नेटवर्क या जो सर्वर किससे पकड़ रहा हूँ? केबल के माध्यम से पकड़ रहा हूँ, जहाँ पर एंटीना वाली सुविधा कम हो। ठीक है, देखो कुछ कुछ शब्दों का अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। जैसे बहुउपयोगी शब्द, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुउपयोगी का मतलब होता है जिसको बहुत सारे उपयोग करें। एक इसको पढ़ो, बहु शब्द के ऊपर अलग जोड़ दो और उपयोगी के ऊपर अलग जोड़ दो। जैसे बहु उपयोगी, एक तो मैंने बोला बहु उपयोगी, एक मैंने बोला बहु उपयोगी। समझ गए होंगे ना दोनों का अंतर? बहु उपयोगी का मतलब होता है बहुत उपयोगी, और बहु उपयोगी का मतलब है बहु उपयोगी, वो वाली बहू, ससुर वाली बहू। ठीक है, और उपयोगी का मतलब उपयोगी। समझ गए ना? उपग्रह, सैटेलाइट, यह उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। यह ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है। मोडेम, देखो मोडेम का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
आपने सोचा भी नहीं होगा कि मोडेम का फुल फॉर्म ये भी हो सकता है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम एक डिवाइस है जो डाटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। मोडेम मुख्यतः सिग्नल्स को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है एवं यह दो प्रकार से करता है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और मोडेम क्या है, एक डिवाइस है जो डाटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाती है, डाटाओं को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाती है। मोडेम मुख्यतः सिग्नल को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। मोडेम का सबसे मेन काम क्या होता है? मोडेम का सबसे मेन काम होता है जो सिग्नल्स होते हैं ना, उनको कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना। क्या करना? सिग्नल्स को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना। और ये काम ये दो तरीके से करता है, एक करता है मॉड्यूलेट करके और दूसरा करता है डीमॉड्यूलेट करके। मॉड्यूलेट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। देखो आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये बात मैंने स्टार्ट में जब मैंने आईसीटी शुरू की थी ना, पढ़ाना आईसीटी की शुरुआत की थी, उस टाइम मैंने दोनों सिग्नल के बारे में पढ़ा दिया था आपको कि डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग क्या होते हैं। सतत भौतिक चर एनालॉग में आते हैं, डिजिटल में 0 और 1 दो नंबर आते हैं। ठीक है, और भी बिल्कुल फुल डिटेल से आप मेरा पहली क्लास देख सकते हो, वहाँ पर मैंने एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो मॉड्यूलेट क्या काम करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और डीमॉड्यूलेट क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मॉड्यूलेट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डीमॉड्यूलेटर क्या काम करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल सिग्नल में संग्रहित होती है, जबकि टेलीफोन लाइन पर जानकारी या सूचना एनालॉग वेव्स में संचारित होती है। कंप्यूटर में जो हम जानकारी ट्रांसफ़र करते हैं, ध्यान रखना कंप्यूटर है ना, वो केवल डिजिटल सिग्नल को जानता है, वो एनालॉग सिग्नल को नहीं जानता। जबकि टेलीफोन लाइन के अंदर या तारों के अंदर जो सिग्नल संचारित होते हैं ना, वो एनालॉग फॉर्म में संचारित होते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीफोन लाइनों के अंदर जो जानकारी जो सूचना होती है वो एनालॉग वेव्स के रूप में, एनालॉग तरंगों के रूप में संचारित होती है, जबकि कंप्यूटर में जो जानकारी होती है ना, वो डिजिटल सिग्नल के रूप में होती है। मोडेम दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक मोडेम, यह डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में स्थापित होता है, जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों के साथ संवाद करने के लिए काम आता है। मोडेम, आंतरिक मोडेम, इंटरनल मोडेम, यह डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में स्थापित होता है। जो इंटरनल मोडेम होता है ना, ये लैपटॉप के अंदर ही होता है या डेस्कटॉप के अंदर ही होता है, ये हमें बाहर देखने को नहीं मिलता। जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए काम आता है। जो नेटवर्क के साथ जो भी कंप्यूटर जुड़े हुए ना, उनके साथ बातें करने के लिए काम आता है। डायल अप और वाईफाई इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारी मोडेम के बारे में। यह डेस्कटॉप या लैपटॉप के बाहर होता है, बाहर की साइड होता है, जो कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रहे, जो भारी मोडेम होता है वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से जुड़ा होता है, जो कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के बाहर होता है। जबकि जो आंतरिक मोडेम होता है वो केबल के माध्यम से, वो केबल के माध्यम से नहीं जुड़ा होता, बल्कि वो कंप्यूटर के अंदर ही होता है, वो लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर ही होता है, हमें बाहर देखने को नहीं मिलता। तो ध्यान रखना, भारी मोडेम हमें लैपटॉप या कंप्यूटर के या डेस्कटॉप के बाहर देखने को मिलता है, जबकि आंतरिक मोडेम है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ही होता है, इसलिए ये हमें देखने को नहीं मिलता। भारी मोडेम को केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यह एक कम्युनिकेशन मानकों का सेट है। जो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, ये क्या है, कम्युनिकेशन मानकों का एक सेट है।
ISDN सेम लाइन पर वॉइस एवं डाटा को संचारित करता है। जो ISDN है ना, वो एक ही लाइन पर वॉइस और डाटा दोनों को संचारित करने का काम करता है। वॉइस आवाज़ और डाटा कोई भी डाटा, ठीक है। तो ISDN है ना, वो एक ही लाइन पर वॉइस और डाटा को संचारित करने का काम करता है। ISDN एक सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क प्रणाली है। क्या है? सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क प्रणाली है। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क के उपकरण कि नेटवर्क के कौन कौन से उपकरण हैं। तो देखो, नेटवर्क के उपकरण और इसके अलावा नेटवर्क के टोपोलॉजी और इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये वाला सारा का सारा जो कंटेंट है वो हम कल पढ़ेंगे। अब उसका कारण क्या है, और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो, आज की क्लास में भी मैं कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन फिर ये क्लास बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल, और टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और इसके अलावा नेटवर्क के उपकरण। ये चारों के चारों जो टॉपिक है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी या नेटवर्क प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन शब्दों का बहुत सारा उपयोग करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ पढ़ा दूंगा ना, तो आपको एक तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। वरना आप टोपोलॉजी में, प्रोटोकॉल में, टोपोलॉजी के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रोटोकॉल के कौन कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों का क्या क्या मतलब है, उसमें आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम कल वाली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, और फिर ऑलमोस्ट 4-5 दिन की क्लास बचेंगी, जिसको मैं कोशिश करके 2-3 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, लंबी लंबी क्लास लेकर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।